अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जो कि आजकल कॉमन टॉपिक है, जिसको हम नमूनिया बुखार बोलते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को नमूनिया हो गया, फ़लाँ बच्चे को नमूनिया हो गया, लेकिन अक्सर लोगों को ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये नमूनिया होता क्या है, इसकी वजूहात या अलामात क्या होती हैं, इसकी तशखीस या डायग्नोज कैसे की जाती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो ये सारी डिटेल इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल अहमद फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि आखिर ये नमूनिया क्या है, तो आम अल्फाज में फेफड़ों की सोजिश को हम नमूनिया बोलते हैं। फेफड़े यानी कि लंग्स, हमारे जिस्म में दो फेफड़े होते हैं। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि फलां को डबल नमूनिया हो गया है। तो ये डबल नमूनिया से क्या मुराद है? अगर आपको एक हिस्सा आपके एक फेफड़े में नमूनिया की शिकायत है तो वो सिंगल नमूनिया होता है, लेकिन आपके अगर दोनों फेफड़े मुतासर होते हैं और दोनों साइड्स पे नमूनिया की शिकायत हो जाती है तो इस हालत में हम डबल नमूनिया बोलते हैं। अब इसमें होता यह है कि आपके फेफड़े के अंदर सांस की नालियों में सोजिश होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। लंग्स पानी के साथ भरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपका फेफड़ा सख्त होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ऐसी हालत को हम नमूनिया कहते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी वजूहात की या इसकी काजेज की, आखिर नमूनिया की वजह क्या बनती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा मुख्तलिफ वायरसेस भी इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा आपने पिछले सालों में देखा होगा कोरोना में भी अक्सर नमूनिया की शिकायत होती रही है, तो इसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। मुख्तलिफ वायरसेस इसकी वजह बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स या फंगस भी इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा कोई केमिकल इनहेलेशन, कोई तेज़ाब वगैरह, एसिड वगैरह अगर आप इनहेल कर लेते हैं, सांस के ज़रिए अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, तो वो भी इसकी वजह बन सकता है। यानी कि अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं या किसी ऐसे तेज़ाब के साथ काम करते हैं, अगर आप इनहेल कर लें उसे, तो वो नुकसान की वजह बन सकता है। वो भी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर जाने से नमूनिया का मर्ज लाहक हो सकता है। इसके अलावा आपको नमूनिया की शिकायत इस तरह से हो सकती है कि अगर आप कुछ खा पी रहे हों तो वो बाज़ औक़ात आपकी सांस की नाली में या विंड पाइप में चला जाता है, वो भी नमूनिया का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर आपको कै आ जाए और इस कै यानी वोमिटिंग का कोई मवाद आपकी सांस की नाली या विंड पाइप के अंदर चला जाता है, वो भी फेफड़ों में पहुंचकर नमूनिया कर सकता है। अगर बात की जाए इसकी सिम्टम्स की या अलामत की, तो छाती पे दर्द हो सकता है। ख़ास तौर पर ये सांस लेते हुए आपको एक चुभता हुआ दर्द महसूस होता है। इसके अलावा आपको सब्ज रंग की या पीले रंग की बलगम आना स्टार्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात इसके साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है। आपको खांसी स्टार्ट होती है। सांस लेने में दुश्वारी होना स्टार्ट हो जाती है। नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है। सांस की रफ्तार स्लो हो जाती है। बुखार आना स्टार्ट हो जाता है और फीवर 102, 103 तक जा सकता है। इसके अलावा आपको कपकपाहट के साथ साथ बुखार आना भी शुरू हो जाता है। जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं, ख़ास तौर पर आपके जोड़ दर्द करते हैं। इसके अलावा उल्टी और मतली की कैफियत होती है। सर भारी होता है, सर में दर्द होता है, सर चकरा सकता है। इसके अलावा आपका जिस्म नील गीला हो सकता है। इस हालत में अगर आपके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाए, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में आपको देखने में मिलता है कि शदीद नमूनिया की शक्ल में, और उनको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ताकि इनको ऑक्सीजन लगाई जाए और इनको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जाए। इसके अलावा आपकी भूख मर सकती है, जिसमें थकावट हो सकती है। ख़ास तौर पर जो बालकल छोटे बच्चे होते हैं, इनमें अलामत मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी कि वो बेहोशी की तरफ जा सकते हैं। इनके हाथ नीले होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से या फीड लेना छोड़ देते हैं, या वो लगातार बिला वजह रो रहे होते हैं और इनको बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है। तो ये सारी अलामत होती हैं जो कि नमूनिया की हैं।
اب اگر بات کی جائے اس نمونیا کی تشخیص کیسے کی جائے یا ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے، تو اکثر ڈاکٹرز آپ کو فزیکل ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ چھاتی کا ایکس رے بھی کروا لیتے ہیں، اور اکثر وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو یا بڑے کو نمونیا کی شکایت ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر مزید ڈاکٹر ہوں تو مزید بلڈ ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بلغم کلچر یا بلغم کا سیمپل لے کر ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات ڈاکٹرز ٹیپنگ کر کے بھی چیک کرتے ہیں کہ پھیپھڑے کا کون سا حصہ نمونیا زیادہ ہو چکا ہے یا وہاں یہ فلوئڈ۔ بعض اوقات ڈاکٹرز چھاتی پہ بچوں کے خاص طور پر یا بڑوں کے ہاتھ رکھ کے بھی دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو ایسی وائبری فیل ہوتی ہے چھاتی پہ جس کو پالپیشن بولتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی تشخیص ٹریٹمنٹ یا علاج کی۔ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف وائرسز، مختلف فنگس، بیکٹیریاز یا پیراسائٹس کو کیمیکل جو انہیلیشن کے دوران پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس میں موسٹلی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کروایا جاتا ہے، جو کہ استعمال کرنے سے 2-3 دن کے اندر ہی ریکوری آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو وائرل انفیکشن ہے، وائرس کی وجہ سے نمونیا ہوا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ خود ریکور کرتا ہے۔ ڈاکٹرز آپ کو سمپیٹوکلی یا علامتی آپ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو درد ہے تو اس کے لیے پین کلر یا بخار کی ضروری ادویات دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سانس کی آسانی کے لیے آپ فزیکلی یا اورلی نیوبلائز کے ذریعے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خود سے کوئی ٹریٹمنٹ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ مستند ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں۔